अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 3 मरतबा मुलतवी करने के बाद बिलाखिर एहतसाब अदालत ने आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, इन्होंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार देते हुए 14 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी है और किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। फैसले में बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दी गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह मजीद कैद काटना होगी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अपने शौहर की मुआवनत और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने पर 7 साल कैद बामुशक्क़त के साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। अदालत ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन जब्त करने का हुक्म देते हुए हुकूमत की तहवील में से दे दिया है, जिसके फौरी बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक तकरीब में कहा कि यूनिवर्सिटी अब उनके इख्तियार में आ गई है और वहाँ दीन के साथ अब दुनिया भी पढ़ाई जाएगी। अल-कादिर यूनिवर्सिटी जिसका सारा ये मुकदमा है, आज वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से पहले एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर के जरिए मलिक रियाज से खुफिया मुआहदा किया, जिसे अपने असर व रसूख से वफाकी कैबिनेट में मंजूर भी करवा लिया। फिर शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डीड पर दस्तखत किए, जबकि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में बड़ा अहम रोल प्ले किया और 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी अल-कादिर यूनिवर्सिटी की दस्तावेजात पर दस्तखत करके इमरान खान की मदद की। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने फरहत शहजादी के जरिए इस्लामाबाद में 240 कनाल एराजी हासिल की और फिर जुल्फी बुखारी के जरिए मलिक रियाज से 458 कनाल एराजी अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए हासिल की। ये भी वाज़ेह कि 10 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने एक टीवी प्रोग्राम में ये दावा किया था कि 190 मिलियन पाउंड केस का पैसा कौमी ख़जाने में आ चुका है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही यानी 12 दिसंबर 2019 को एक और टीवी प्रोग्राम में साबिक़ा बयान से यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा था कि ये कानूनी तस्फिया तो NCA और मलिक रियाज के दरमियान हुआ था, जिसकी अदायगी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हुई है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये एडजस्टमेंट कैसे हुई? फैसला आने के बाद भी इस समय कई सवालात हैं जो कि जवाब तलब हैं। NCA ने रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत तो तस्लीम किया पैसों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे हुए? क्या उस वक्त के चीफ जस्टिस को नहीं मालूम था कि कौन सा पैसा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले अकाउंट में एडजस्ट किया जा रहा है? पीटीआई कैबिनेट ने जो मुआहदा खुफिया रखने की अप्रूवल दी थी, क्या मौजूदा कैबिनेट फैसला करके इसे मंजर आम पर नहीं ला सकती? खैर, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम को इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने इश्तिहारी मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं और इनकी पाकिस्तान में जायदादें कुर्क करने का भी हुक्म दे रखा है। इस केस के बाद नाज़रीन, ये तो तय है कि इमरान खान अब कई माह तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और मुझे हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात भी जारी रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ्त जिसके बाद अपोजिशन जमातों की बैठक हुई। पीटीआई और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी के घर पहुँचे। बैठक के बाद गुफ्तगू में अपोजिशन क़यादत ने जल्द मुश्तरका लाहे अमल तश्कील देने का इशारा भी दिया है। सुनिए।
आज हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है और हमारी ख्वाहिश ये है कि 2-3 हफ्ते में तमाम तबकात की और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन से ताल्लुक रखती है इसको इकट्ठा की जाए और एक मुश्तरका तौर पर एक अमल तय की जाए और मेमोरेंडम बनाया जाए। फिर दावत दी है जही साहब ने कि हम सब इकट्ठे हों एक नुकादी एजेंडे पर कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। ये मुल्क को आगे बढ़ाने की बुनियाद होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और मुझे उम्मीद है हर सियासी सोच रखने वाली जमात, हर सियासी सोच रखने वाला शख्स इस सफर में जरूर शामिल होगा। सबसे बड़ी खबर और उसके साथ साथ फिर ये वाली डेवलपमेंट भी, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर 2PM हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। एक और मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, और इसके साथ साथ साथी हैं हसन अयूब साहब तजियाकार हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। आप तीनों मेहमानों से बात का आगाज़ इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि उमैर नियाजी साहब ज़रा आपसे आज के सारे मामले के ऊपर बात कर ली जाए। आप लोगों की तरफ से तो ये पहले ही कहा जा रहा था, फिर आज हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा भी इस चीज़ के ऊपर बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। तो सर उन्होंने कुछ एंकर्स के बारे में, कुछ रिपोर्टर्स के बारे में ये बात उन्होंने की कि उनको तो पहले से ही मालूम था कि सज़ा क्या होने वाली है। सर उनके नाम बता देंगे कि किन रिपोर्टर्स की तरफ या किन सहाफ़ियों की तरफ वो इशारा करेंगे, क्योंकि मुझे ये अच्छे तरीके से याद है। इनफैक्ट मेरे अपने प्रोग्राम में भी आपके अपने ही रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, और वो आज की सज़ा से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ही ये बता चुके थे कि खान साहब को 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो सवाल आप उनसे ही पूछे जिन्होंने कहा है, मगर बात है कि जब एक फ़ैसला रिज़र्व हो जाए तो उम्मीद यही होती है कि उसको सुनाया जाएगा, और जब फ़ैसला सुनाया ना जाए और उसके बाद जगह बाद दीगरे सोशल मीडिया पे पोस्टें लगना शुरू हो जाएं कि नहीं जी 14 साल होगी, 7 साल होगी, और एग्जैक्ट उसी तरह का आए, तो वो इंसाफ के निज़ाम पे सवाल तो उठते हैं। ये नेचुरल है। बात है कि कोई एक जस्टिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। मतलब आखिरी दफ़ा एडजन किस लिए हुआ कि खान साहब पेश नहीं हुए। भाई खान साहब किस तरह से पेश नहीं हुए? भाई अडियाला में जेल ट्रायल हो रहा था, जज साहब जेल खुद गए, चल के गए, और जहां खान साहब का सेल है वो कोई जज साहब से बहुत दूर नहीं, मतलब बिल्कुल दीवारें साथ जुड़ी हैं। ऊंचा भी जज साहब फैसला सुनाना सर आप कह रहे शुरू सवाल करते तो हैं, होना चाहिए, पोस्ट लग रही है, तो ये सवाल उनसे होना चाहिए जो पोस्ट लगा रहे हैं, या उन सहाफ़ियों से होना चाहिए जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि गालिबन 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर ये आपके उन रहनुमाओं से भी होना चाहिए जो ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब को 14 साल तक की सज़ा हो सकती है? नहीं, देखें कैसे पहले पता चल जाता था कि आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। देखें ना, इन सारी चीज़ की तो तहकीक होनी चाहिए ना, कि अदालती अमले पहले डिस्क्लोज कर देता था, या कुछ लोगों को पहले वैसे ही पता चल जाता था, या जज साहब कंसल्ट करते थे किसी को। मतलब ये तो सारे सवालात हैं। आज बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब ने भी यही बात की, और बेसिकली यही फैक्टर्स हैं जिसने अपार्ट फ्राम मेरिट्स एक जजमेंट को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कानून के तकाजे तो हर लिहाज से पूरे करने होते हैं ना। जब तक उन पैराए पे जजमेंट आएगी नहीं, जजमेंट की लिखाई हर चीज को जो है ना अब तो छाना जाएगा। अब ये बताइए सर, सजा हो गई खान साहब को भी, बुशरा साहिबा को भी, और मेरे ही प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब ये बता चुके थे कि उन्होंने अपील भी तैयार कर लिया और इस सारे मामले को चैलेंज करेंगे, और आज आप लोगों ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया कि इस सारे मामले को चैलेंज कर रहे हैं। तो सर कब तक दायर की जाएगी एक दरखास्त, और इसका लाहे अमल क्या होगा, एक तो ये फरमा दीजिएगा, और साथ ही सर एक ही दरखास्त में फैसला चैलेंज करेंगे और सजाएं मुअत्तल करने की दरखास्त करेंगे, या फिर पहले सजा को चैलेंज करेंगे और फिर आगे चलकर उबूरी जमानत की बात की जाएगी? होगा क्या सर प्रोसीजर? देखिए ये तो चीज़ें डिसाइड करनी है बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने, क्योंकि उन्हें प्रोफेशनली इसी काम के लिए हायर किया हुआ है। ठीक है, पीटीआई का ज़ाहिरी बात है स्टेक है, बानी चेयरमैन है, मगर प्रोफेशनल हेल्प इसीलिए ली गई है। और होना अमूमी तौर पे यही होता है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त साथ दी जाती है। और आज जो सलमान सफ्तर साहब ने बात की कि जिस पहले की कन्विक्शन आई उनसे ये और ही जो है ना कमज़ोर केस है, और ये और जल्दी ही जो है ना जजमेंट सेट असाइड हो जाएगी, तो मेरे उनकी बातों से यही लगा है कि अपील और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त वो साथ ही देंगे। सही बिल्कुल ठीक। अब राना साहब सबसे पहले आप जरा ये बता दीजिएगा सर, फैसले के बाद कई सवालात हैं जो अभी मैंने उठाए भी अपने आगाज़ में। सर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे कैसे आए? क्या उन्हें शहजाद अकबर ने अकाउंट दिया लेकिन एनसीए को हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा करने को कहा? ये वो सवालात हैं सर जो अभी भी जवाब तलब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज एक बहुत बड़ी तब्दीली है
सियासी मंजरनामे में, और वो ये है कि ख़ान साहब अब एक कन्विक्टेड मुजरिम हैं और उनका स्टेटस जो है कन्विक्टेड मुजरिम का है। और देखें, बात ये है कि यहाँ बड़ी एक जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि 20 जनवरी को माहौल और हवा का रुख तब्दील हो जाएगा। उसके अलावा एक रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से, जो कि प्राइवेट सिटीज़न है अब तक, उनका हवाला दे के बताया गया कि फ्री इमरान खान, और वो कंपेन चलाई गई। तो वो सारे मफरूज़े जो हैं वो मैं समझता हूँ कि दफन हो गए। और ख़ान साहब जो कि सादिक और अमीन ज़बरदस्ती डिक्लेयर किए गए थे चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से, वो सच कभी छुपता नहीं है और सच आज उभर के बाहर आ गया कि एक उन्होंने ग्रीड और हवस जो है उसके वो चक्कर में फंस गए, और ये आज उनको जो ये सज़ा है वो उनके सामने आ खड़ी हुई है। देखिए, बात ये कि बुनियादी सवाल तो बिल्कुल जो आपने किया, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने नहीं कहा था कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को पैसे वो उसमें जमा करा दें, वो दिया गया तो उसमें जमा कराए गए। लेकिन जो बुनियादी सवाल जो जजमेंट में भी पूछा गया वो यही है कि पैसे वहाँ भेजे गए जहाँ जा ही नहीं सकते थे। एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब जिन्होंने फ़ाइन पे करना था, उनकी एडजस्टमेंट तो मुमकिन ही नहीं थी कि उनको ये इतना बड़ा फेवर दे दिया जाता है 190 मिलियन पाउंड का। सर, तो ये जो बुनियादी सवाल था इसका कोई जवाब नहीं दे सके कि ये क्यों ऐसे हुआ। एनसीए इस पर राजी कैसे हुआ सर, इस एडजस्टमेंट पर? देखें, एनसीए को तो नहीं पता था कि ये अगर वो उधर जमा करा रहे हैं, ये तो बताया गया ना। एनसीए ने तो नहीं यहाँ के सिस्टम की तहकीक करनी थी, उनको तो नहीं पता था कि ये मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो तो रियासत पाकिस्तान को पैसा दे रहे थे। वो यही तो खेल जो आगे खेला गया और जो एडजस्टमेंट दी गई, और उसके एवज ट्रस्ट बनने से पहले मेरे गालबन जुल्फी बुखारी के नाम सर, ये क्या वाज़ेह हो गया, सारा ये मामला एस्टैब्लिश हो गया सर कि क्या एनसीए के साथ भी 2 नंबरी की गई है सर? देखिए, एनसीए ये बड़ी सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है जो आपका सवाल है। एनसीए ने तो उस पैसे को पाकिस्तान को वापस किया था। ये तो इनका कारनामा था कि उस पैसे की एडजस्टमेंट जो है वो मलिक रियाज साहब के फाइन के साथ होगी, जिसका जो है जिस मकसद के लिए एनसीए ने यहाँ पैसा नहीं भेजा था। तो इट इज़ सिंपल, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। तो यही तो कनाइवेंस और मेलाफाइडी की गई ना। ये मेलाफाइडी जो है यही तो यही बुनियाद बनी है सजा की। एक सवाल ये भी है सर, एनसीए को अकाउंट जो दिया गया उसका बैकअप या वो किसका अकाउंट है वो एनसीए के सामने होगा। तो सर, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उनकी नॉलेज में नहीं था? उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एक अमाउंट आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है सर? नहीं, देखें आप, बड़ी सिंपल सी बात है। उन्होंने तो पाकिस्तान को पैसे वापस भेजने थे। ये हुकूमत पाकिस्तान का जिम्मेदारी थी कि वो उसको सही जगह पे भेजते, वो स्टेट बैंक में भेजते। उन्होंने जो अकाउंट दिया, उन्होंने वहाँ हुकूमत पाकिस्तान से वो डील कर रहे थे ना, तो उन्होंने वहाँ भेज दिया। अब बिल्कुल ये आगे उन्होंने कैबिनेट का अप्रूवल लेके एक मेलाफाइडी की ना, जब कैबिनेट का अप्रूवल ले लिया, ये वाली बात यही तो वो फंसे हैं, लेकिन यही तो क्राइम है जहां वो फंसे हैं, जो आप सवाल पूछ रही हैं, इधर ही तो वो फंसे। नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। आसिफ सईद खोसी कैबिनेट का फैसला जो हुआ वो इलीगल हुआ ना। अब ये मुझे तो नहीं पता कि उनको मालूम था या नहीं था, लेकिन कैबिनेट का फैसला जो उन्होंने किया उसने कवर दिया ना, उसने कवर दिया कि वो उनके फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए जो इलीगैलिटी इन्होंने कमिट की, जिसकी वजह से ये पकड़े गए। और वो जो बंद लिफाफा था सर, जिसपे फिर कैबिनेट मेंबरान ने साइन किए, वो क्या था? वो यही था? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो अदालत ने सारा इस केस के अंदर जो एविडेंस को देखा है। मैंने तो नहीं, मैं तो वो जज नहीं हूं जिसने सजा सुनाई, लेकिन ये इतना जो बात जो है वो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, ये वाटर की तरह, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है बात कि जो पैसा पाकिस्तान की रियासत को मिलना चाहिए था वो एक फ़ाइन के अगेंस्ट जो है एडजस्ट करा दिया गया, ये क्राइम है। और उसके एवज जो फिर चीज़ें ली गई। नहीं सर, अब तो आपके पास है ना हुकूमत, तो अब तो कैबिनेट को ये करना चाहिए सर। बंद लिफाफा होगा आपके पास, उसे खोलें, उसे आवाम के सामने लेकर आए कि क्या वो हुआ, पैसा वापस कर दिया है ना, वो पैसा वहां नहीं पड़ा।
जो पैसा जो एडजस्ट किया गया था, जो डकैती मारी गई थी, जो चोरी की गई थी, जो एक फेवर मलिक रियाज साहब को दिया गया था, वो रिवर्स कर दिया गया। तो वो मुआहदा आप लोगों ने देख लिया है? यानी आप लोग मंजर आम मैं आपको बता रहा हूं कि वो मुआहदा जो है, वो जो भी मुआहदा वो था, मुझे वो जो क्राइम किया गया था उसको रिवर्स कर दिया गया। सही। हसन अयूब साहब, सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़े तहम्मुल के साथ सुना है सब कुछ। सर सज़ा मुअत्तल होगी, कोई रिलीव आने वाला है 6-7 माह में, ये नज़र आ रहा है? क्योंकि बड़े इल्ज़ामात आपके ऊपर भी, उन सहाफ़ियों में आप भी गालिबन शामिल हैं जो बता रहे थे कि सज़ा हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो अब आगे का भी कुछ बता दें सर। नहीं, एक तो बात ये है कि देखें, मैं तो उनको बहन ही कहूँगा, इमरान खान साहब की हमशीरा हैं। मैंने एक नेकी की थी उनसे 2014 के धरने के अंदर, जब पुलिस ने उनको घेर लिया था और इनके पास एक सेडान थी कैमरी, टोयोटा कैमरी, और पुलिस वाले इनकी गाड़ी पर डंडे बरसा रहे थे, तो उनको धक्के देकर ये नाश्ता लेकर आई थी अपने भाई इमरान अहमद न्याजी के लिए। तो मैंने तो शोर डाल दिया था कि माएँ बहनें साझी होती हैं और ख़वातीन के ऊपर मत करो, और उसके बाद वो पुलिस वाले मेरी तरफ सीधे हो गए थे, तो मैंने निकलवाया था वहाँ पर। 2014 के धरने की बात बता रहा हूँ, अलीमा खान साहिबा के हवाले से। बहरहाल ये उनका ज़र्फ़ है, वो बार बार मेरा नाम लें, बुरी तरीके से नाम लें या कुछ भी लक़ब दे दें, मैं ख़वातीन के बारे में इस किस्म की नाजेबा अल्फाज कभी भी अदा नहीं करूँगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे राना साहब के ऊपर थोड़ा सा हंसी आ रही थी सुनकर कि इनको शायद केस के बारे में इल्म ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए हैं वो वफाकी काबीना में की मंजूरी से पहले आ गए थे जी। 90% रकम जो हमारे बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है, इवन मुस्लिम लीग नवाज वाले भी आ रहे हैं, वो आग कह रहे हैं जी काबीना से खुफिया मंजूरी ले ली। भाई पहले तहकीक करें कि वो पैसा 90% पैसे पहले सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे और काबीना से मंजूरी बाद में ली गई। मंजूरी से पहले आ गया था और ये शहजाद अकबर साहब एक जगह बोल भी गए थे। जी जी जी। और जब काबीना से मंजूरी ली गई तो वो उसका माजी से तलाक नहीं किया गया। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो काबीना की मंजूरी की बात कर रहे हैं, जिसमें रूल्स को रिलैक्स किया बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, तो काबीना के रूल्स को रिलैक्स करके जो एजेंडा के ऊपर आइटम आता है उसने मिनिमम 7 डेज वहाँ पर रहना है। 7 दिन के बाद ही आप उसकी मंजूरी ले सकते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर माइंड अपना अप्लाई करना होता है। तो एक ये वायलेशन हुई थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को रूल्स ऑफ बिजनेस को रिलैक्स करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन इसी सूरत में वो इख्तियार जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जब पाकिस्तान का या नेशनल इंटरेस्ट हो। तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट तो नहीं था, एक पर्सनल इंटरेस्ट जरूर था, एक बिजनेस टाइकून का। तो ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के जुमरे में आती है ये चीज़, और मेरे ख्याल से जजमेंट में इस चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा ये कहना कि जी पैसा जो एनसीए ने दिया तो वो पाकिस्तान भेजा, तो वो पाकिस्तान में जब एसेट रिकवरी यूनिट थे। अच्छा, ये भी बात की जाती है कि ये मामला एक बिजनेस टाइकून और एनसीए का था, और उस जो बिजनेस टाइकून के पैसे हैं, मलिक रियाज साहब के पैसे, वो मलिक रियाज साहब को वापस मिल गए। तो फिर शहजाद अकबर साहब जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, वो सरकारी खर्च के ऊपर बरतानिया क्यों जाते थे? और शहजाद अकबर साहब वहां पर जाकर क्या मुलाकातें करते थे, किस कैपेसिटी में मिल रहे थे, जब एक प्राइवेट पर्सन का इशू था बरतानिया की क्राइम एजेंसी के साथ। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं, लेकिन इसको सियासत के पीछे इस पर छुपने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो अलकादर ट्रस्ट की राजी है, फिर वो जो मुआहदा है, जो मुआहदा हुआ था एनसीए के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, या तस्फिया हुआ एनसीए के दरमियान और मलिक रियाज के दरमियान, वो फिर मंजर आम पर आना चाहिए ना, उस पर पता चलना चाहिए ना कि किसने किसको कहां पैसे तो दिए, ये कैसे डील हुई, ये तस्फिया कैसे हुआ। ये क्या मंजर आम पर नहीं आना चाहिए? जी मैं बताता हूं तस्फिया क्या था कि शहजाद अकबर जब गए, उन्होंने कहा जी एसेट रिकवरी यूनिट का मैं सरबराह हूं, और एसेट रिकवरी यूनिट जो पैसे रिकवर करती है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालती है। तो वो बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दे दिया, और बेसिकली मैच फिक्स था। तो एनसीए से जो पैसे आए वो लैंड ही हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। कैबिनेट की मंजूरी तो बाद में आई है, कैबिनेट की मंजूरी से ये नहीं हुआ, यानी कैबिनेट की मंजूरी नहीं दिखाई गई एनसीए को। ये तो पहले ही शहजाद अकबर साहब ने वहां पर जाकर अपनी तमाम की तमाम जो फिल्म थी वो जो है ना वो सेट कर ली थी। ये तो बड़ा एक कहते हैं ना वाइट कॉलर क्राइम है,
और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्राइम करने की कोशिश की थी उन्होंने। आज इसी वजह से लोगों को भगोड़ा कहते थे, आज खुद भागे में हैं। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, अलकादर ये कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब ने एनसीए को जाकर ये बताया कि हम जो भी ब्लैक मनी या जो कुछ हम रिकवर कर रहे होते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाते हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे भेजते हैं। आप जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और वो कैबिनेट की मंजूरी से पहले आना शुरू पड़े थे। पैसों की मुख्तलिफ जो एक साथ थी वो पहले आई हैं, ये इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आया था और कैबिनेट की मंजूरी बाद में ली गई है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ ना, बड़ी दिलचस्प बात है कि इसके 2 ट्रस्ट डीड्स हैं। पहली ट्रस्ट डीड में जो ट्रस्टी हैं वो फरज शहजादी हैं। फरज शहजादी को भी बैरे टाउन से मोड़ा नूर के अंदर, जहां पर इमरान खान साहब का घर है, वहां पर 200 एंड सम कनाल अराजी उनके नाम ट्रांसफर की गई है। 200 कनाल और 6 मरले के फर्द मेरे पास मौजूद हैं, जो कल मैंने ट्वीट भी किए थे। बाकी रिमेनिंग को 40 कनाल जगह है तकरीबन। जी सही, तकरीबन 40 कनाल अराजी है, उसके फर्द मेरे पास मौजूद नहीं है। था कि आपको कोई रिलीफ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, और साथ में ये कि क्योंकि फैसले का मैंने आगाज में भी आपसे कहा था कि आपको भी कुछ फैसले के बारे में मालूम था। अलीमा खान साहिबा ने जो आपके बारे में बात की है ना, वो मैं चाह रही हूँ कि जरा एक दफा सुन लें, फिर उसके बाद इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सुनवाएं। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। एक तो आप ये भी बता दें, और क्या फैसले का आपको मालूम था कि होने क्या जा रहा है? ट्वीट्स तो आप कर रहे थे। देखिए, नैब ऑर्डिनेंस के तहत मैक्सिमम पेनल्टी 14 इयर्स है और इस केस के अंदर मिनिमम बनती थी 7 इयर्स। मैं इन बिटवीन कह रहा था कि 10 इयर्स की सेंटेंस होगी और बुशरा बेगम के हवाले से मैं 7 इयर्स कह रहा था। तो मैं तो गलत साबित हुआ ना जी। मैंने तो 14 साल बोला ही नहीं, मैं तो 10 साल बोला। और मैंने इमरान खान साहब से बोला, इमरान खान साहब ने पहले जब आगे बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कि क्या फैसला आना है, मुझे सजा देंगे। तो मैंने कहा अगर आपको मालूम है कि आपको सजा होगी खान साहब, तो आप ये बताएंगे कि आपको 7 साल होगी, 10 साल होगी, 14 साल होगी। तो उसका जवाब नहीं था इमरान खान साहब के पास। और देखें, इमरान खान साहब के साथ बड़े इज्जत एहतराम से हमारे सवालात हुए हैं। किसी ने शाउट नहीं किया, ना इमरान खान साहब ने शाउट किया है, बल्कि हर सवाल का इमरान खान साहब ने जवाब दिया या उन्होंने उसको वेल लेफ्ट किया। लेकिन जैसे एक प्रोफेशनल अंदाज में गुफ्तगू होती है, बाद में अलीमा खान साहिबा ये बातें क्यों कर रही हैं या ये झूठ क्यों बोल रही हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब है। मैं अकेला आदमी वहां पर नहीं था, किरण नाज साहिबा, वहां पर 20 सहाफी और भी थे। तो वो 20 के 20 ये बात की गवाही देंगे कि कोई भी शोर ना मचाया गया, किसी ने बदतमीजी से बात नहीं की, किसी ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, किसी ने ड्रामाटाइज नहीं किया सिचुएशन को। जी ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपका जवाब यहाँ पर आ गया। उमर साहब, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे मामला जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। फिर ये वाला जब ये 190 मिलियन पाउंड की बात होती है, फिर अलकादिर ट्रस्ट आ जाता है सामने, और अलकादिर ट्रस्ट जो है वो सरकारी तहवील में लेने की का हुक्मनामा आया सामने। और जब ये हुक्मनामा सामने आया तो वजीर आला पंजाब ने भी आज कह दिया है कि वो तैयार हैं, इस पर अलग से कोई स्टे लेंगे आप लोग, या फिर मरकजी अपील के साथ ही अलकादिर ट्रस्ट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए अपील करेंगे? क्या करेंगे सर? देखें, वो तो जजमेंट का हिस्सा है। देखें, जजमेंट शायद मरीम नवाज साहिबा ने पढ़ी नहीं, और जोश खिताबत में उनकी ख्वाहिश ज़रूर है उस पर कब्ज़ा करने की। फेडरल गवर्नमेंट का कहा गया, और वो भी कैसे, जजमेंट जब सस्पेंड हो जाए तो किस तरह टेक ओवर कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, मगर ख्वाहिशें उनकी इसी तरह की रही हैं, ठीक है ना। वो उन्हें खिलौना चाहिए, वो खिलौना समझ रही हैं। और जिस तरह के अल्फाज कि जी हम तालीम कराएंगे, अपने इदारे आपसे चलाए नहीं जा रहे। स्कूल तो आपने सारे हैंड ओवर कर दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को, प्राइमरी एजुकेशन आप दे नहीं सकते, आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जो है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैं समझता हूँ इररेलेवेंट बातें हैं। बुनियादी तौर पे फोकस क्या होना चाहिए, जो बार बार आप जिस चीज़ पे बात कर रही हैं ना, कि वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। देखें, आज इमरान खान की कैबिनेट नहीं है, इनकी कैबिनेट है ना। बात है मफरूज़ों पे इल्ज़ाम तो बड़े बड़े लगा रहे हैं, उसको करें, ओपन करें, फिर ये लिंकेज बनाएं, ठीक है। हसन अयूब साहब भी शहजाद अकबर का बात करें, भाई अगर उस तरह का है तो उसको एक्स्ट्राडाइट कराएं। लिंक तो तभी इमरान खान तक आएगा ना जब आप मरकज़ी किरदार उसे बना रहे हैं। और फिर जो सबसे बात है, समझने की बात है कि ये अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लॉज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी जो लंदन में आइडेंटिफाई हुई, चाहे ARU के कहने पे या जिसके कहने पे आइडेंटिफाई हो गई, उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हुआ कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में
कि ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इसीलिए तो ये सेटलमेंट डीड बनाई गई और पार्टीज़ ने अपनी एवेल्यूएट की होगी। मलिक रियाज का क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका यही होगा कि बजाय इसके कि जाए कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्शन आए और फर्दर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हों तो मैं सिविल साइड पे उसको सेटल कर लेता हूँ। तो सिविल साइड पे लेकिन अगेन अगर ये सिर्फ मलिक रियाज का मामला होता और ये किसी इनफरादी शख्सियत की बात होती तो फिर ये कैबिनेट में तो मामला नहीं होता ना सर। कैबिनेट के लोग बैठकर तो डीड को साइन नहीं कर रहे होते ना सर, बगैर डीड को देखे ही साइन नहीं कर रहे होते ना सर। कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये सिर्फ किसी वाहिद का मामला होता तो। बात है जब एग्रीमेंट एक साइन हो गया, आप कह रहे हैं अगर एग्रीमेंट की टर्म्स उसको रेगुलेट कर रही हैं, अगर एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाना है तो कैबिनेट की अप्रूवल पोस्ट डेटेड क्यों चाहिए, उसकी वजह क्या है? बात है वो भी एक्सप्लेन कर दें कि क्यों उसको जो है ना कवर देने की ज़रूरत है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ की डिमांड की कि उस वजह से किया गया, किस वजह से किया गया? बात है सारी बात हवा में कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। बात है एक पब्लिक पर्पज़ के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, एक चैरिटी। हाँ जी ठीक सही सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है लेकिन आपने कहा ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये करने, तो इस पे मैं कह रही थी कि अगर कहीं से नहीं आ रही और अगर आप ही कुछ नई चीज लेकर आ रहे हैं तो आप ही बता दें, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आती हूँ तो राना साहब जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा कि अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से अब जो फैसला आ गया है उस पर हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, कब तक, क्या वाकई तब्दीलियां आप लोग कुछ करेंगे उसमें और तहवील में कब तक लेंगे, इस पर बात करते हैं। साथ ही रहिएगा, मेहमान साथ मौजूद है ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। राना साहब आपसे सवाल छोड़कर गई थी सर, अदालत ने अब अल-कादिर ट्रस्ट के लिए जो हुक्म दे दिया है, कब तक आप लोगों का इरादा है सर इसे तहवील में लेने का, और क्या इसमें कोई तब्दीलियाँ वगैरह भी की जाएंगी? क्योंकि मरियम साहिबा ने आज इशारा तो दे दिया है इसका। देखिए ये तो जब भी डिटेल जजमेंट जो है वो लॉ मिनिस्ट्री उसको स्टडी करके जो हदायत अदालत की हैं वो रेलेवेंट महकमे को जो है वो उनको भिजवा देंगी और फिर जो वजारतें हैं जो जिनका काम है वो उसको टेकअप कर लेंगे। तो इसके ऊपर कोई हंगामी तो कोई मीटिंग होके कोई फैसला नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जो भी ड्यू कोर्स है उसके अंदर इन चीज़ों को अदालत के अहकामात को फुलफिल किया जाएगा। जी सर, एक और चीज़ सर, वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जादू टोने की तालीम नहीं दी जाएगी। सर कौन सी यूनिवर्सिटी में जादू टोनों की तालीम दी जाती है? सर सूफीज़म पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। देखिए वो उसकी कॉनोटेशन एक आपको पता है किस तरफ थी। बहरहाल जो इसका जो लीगल वे है वो तो मैंने आपको बता दिया जिसके तहत जो है इन चीज़ों को देखा जाएगा। मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं जो ये कह रहे थे उमैर न्याजी साहब ARU के हवाले से कि ये क्या ज़रूरत पड़ी कैबिनेट में देने की। देखें जब भी इस तरह का कोई मुआहदा होता है तो जब तक उसको कैबिनेट इंडोर्स ना करे तो वो हतमी शक्ल जो है वो नहीं हो सकता। तो ये ज़रूरी था इस तरह के जो इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं अनटिल एंड अनलेस वो ऑलरेडी उसको कैबिनेट का कवर ना मिला हो तो फिर उनको कैबिनेट के अंदर लाना पड़ता है और अगर आप वो ना लाएं तो फिर उनकी वैलिडिटी नहीं रहती। सही। अब सर क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट के अब हवाले से हम बात करें तो मुझे बताइए कि क्या ये ट्रस्ट अपनी जगह रहेगा और यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है वो हुकूमती मिल्कियत में आ जाएगी, ऐसा होगा सर? देखें जो अदालत का फैसला है उसके मुताबिक फॉलो अप होगा ना। तो ये इसके अंदर कोई हुकूमत अपनी तरफ से जो है वो फैसला नहीं लेगी। जो अदालत ने डिसीजन दिया है उसके मुताबिक ये मामला चलेंगे। राना साहब आज जो है ना कोई खबर देना नहीं चाह रहे लेकिन हसन अयूब साहब साथ मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हसन साहब आपके पास है कोई खबर सर? क्या मुस्तकबिल है इस यूनिवर्सिटी का? रावी क्या लिख रहा है इसके बारे में सर? नहीं, रावी ने क्या लिखना है, ये तो ट्रस्ट लॉज है ना। ट्रस्ट लॉज की कुछ खिलाफवर्जी इस केस के अंदर भी सामने आई हैं। आप ट्रस्ट लॉज के तहत आई बिलीव, जहाँ तक मुझे ऑफ द कफ याद है, मैंने इसको स्टडी नहीं किया हुआ रिसेंटली, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ये जो प्रीवियस ऑनर हैं जुल्फी बुखारी, ये उनके पास जाएगा क्योंकि ट्रस्ट बनने से पहले ये अराजी जुल्फी बुखारी के नाम कर दी गई थी और बैरिया टाउन की जानब से की गई थी, मलिक रियाज साहब की जानब से। तो ये तो मेरे ख्याल से इन कवानीन के मुताबिक ये वापस जाएगी जुल्फी बुखारी के पास, एक बात। और हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैं अपना जो अंदाज़ा बता रहा हूँ। और दूसरा, ट्रस्ट लॉज की जो खिलाफ वर्जियों जिसकी निशानदेही हुई है,
एक तो इमरान खान साहब खुद इस ट्रस्ट के चेयरमैन बन गए और बुशरा बेगम जो है वो ट्रस्टी बनी, जबकि इससे पहले जो ट्रस्टी थी वो फरद शहजादी थी। तो फरद शहजादी वही हैं जिनके नाम पर जो बनीगाला वाली अराजी है 240 कनाल वो मुंतकिल की गई बैरे टाउन की जानब से। तो ये तो बेसिकली इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल। जी बाबर अवान साहब जुल्फी बुखारी भी थे ना, बुशरा बेगम भी थी, लेकिन फिर उनको खत्म कर दिया गया ना। फिर बाद में जो दूसरी ट्रस्ट डीड आई है उसमें चेयरमैन बन गए इमरान खान साहब और ट्रस्टी बन गई बुशरा बेगम। ना फरद शहजादी उसमें रही, ना बाबर अवान साहब रहे, ना जुल्फी बुखारी रहे, वो तीनों लोग बाहर निकल गए। बल्कि ट्रस्ट का जो एड्रेस था पहले F8 से चेंज करके बनीगाला कर दिया गया जी, जो कि बेसिकली ट्रस्ट लॉज की वो भी खिलाफवर्जी है। अगर ट्रस्ट लॉज की बात करें तो उसमें यानी इसकी जो बेसिकली ट्रस्ट जब बनाया गया था तो 25 शिकें रखी गई थी, उनको रिड्यूस करके 10 कर दिया गया था, वो भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली ये जितने भी चीजें हैं ये ट्रस्ट की जो लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट आई डोंट नो इसको प्रोसेस नहीं कर सकेगी, ये जजमेंट में तो कहा गया है, लेकिन ये शायद ये प्रोसेस करने के बाद हुकूमत ने ये फिर जो ओरिजिनल मालिक तक मुंतकिल करनी होती है, तो वो ओरिजिनल मालिक तो बनते हैं जुल्फी बुखारी साहब, क्योंकि ट्रस्ट बनने से पहले अराजी उनके नाम आ गई थी को चली जाएगी। ये हुकूमती तहवील में नहीं जाएगा, ये जुल्फी बुखारी को चला जाएगा आपके मुताबिक, आप ये कह रहे हैं? जी मेरे मुताबिक जो है ये अराजी वापस जुल्फी बुखारी के को मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि ये जो ट्रस्ट कवानीन के तहत आप एक्वायर नहीं कर सकते ना, ट्रस्ट है तो वो जो ट्रस्ट अगर गैर कानूनी बना हुआ है या वो अराजी जो है वो इल गॉटन मनी से आई है, तो फिर जिसकी ओरिजिनल जमीन होगी जमीन तो उसके पास जाएगी ना, हुकूमत की मलकियत तो नहीं आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब एक और अहम मामला फिर यहाँ से ये निकलता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, 3 दौर हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के दरमियान, और अब बाकायदा तौर पर तहरीरी मुआहदा भी दे दिया गया है। और इससे पहले तक ये मुसलसल बात होती रही कि अगर सज़ा हो भी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को लगता था कि सज़ा होगी, सज़ा हो भी जाती है तो मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन एक और अहम बात ये थी कि PTI की तरह था कि जुडिशल कमीशन अगर नहीं बना, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया है, तो फिर चौथी जो मुज़ाकरात की टेबल होगी उस पर सब नहीं इकट्ठा होंगे। तो उमैर साहब, अब जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनकी तरफ से तो ये बात कही गई कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे, हुकूमत को कमीशन बनाना पड़ेगा, लेकिन वज़ीर कानून ने भी फिर इस पर जवाब दिया है, उन्होंने बात की, उनकी जरा बात सुनिए फिर जवाब दीजिएगा इस पर। खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक, अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए। तो सब जुडिस मैटर्स में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन नहीं बनते, वो अदालतों में अब एडवांस स्टेज पे हैं। इसी तरह कुछ और मुतालबात जो है वो कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। अब ये कहना कि लोगों को रिहा किया जाए, वो अदालतों ने रिहा करना है। रिहाई का सिर्फ एक और तरीका है, सदर मुमलिकत का इख्तियार है कि अगर कोई उनके पास रहम की अपील करे, जिसे हम मर्सी पिटीशन कहते हैं, तो सदर मुमलिकत किसी की सजा में माफी, तखफीफ, कमी या मुकम्मल तौर पे उसको खत्म कर सकते हैं। कानूनी नुक्ता ले आए वजीर कानून, कानूनी अदालती मामलात के ऊपर कैसे कमीशन बना दें सर? बन ही नहीं सकता। उमैर साहब, अच्छा देखिए, मॉडल टाउन पे भी कमीशन बना था ना, मॉडल टाउन की FIR मौजूद थी जो पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई, बाद में कादी साहब के बंदे सामने आ गए, फिर उन्होंने उसको परसू किया, उस पर जुडिशल कमीशन बना, सारी हेयरिंग चली, राना सनाउल्लाह सारे पेश होते रहे और उसकी डिटेल फाइंडिंग आई जिसमें इन्हें जना मुर्तकब जराइम का करार दिया गया। तो ये किसी तरह से बाहर नहीं होता। जो इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट है 2017 उसमें उठा के देख लें, वो कहता है कि कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला होगा उस पर कमीशन बन सकता है, तो ये उसके डोमेन में आता है। ये उसमें नहीं बाहर के जी केस दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गया तो नहीं हो सकता, या FIR में ट्रायल हो गया। असूली तौर पे तो अभी तो ट्रायल ही नहीं हुए, खाली एक आर्मी कोर्ट्स की आप कन्विक्शन को हवाला दे रहे हैं, वो भी इम्प्यून्ड है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एपेलेट बेंच का फैसला उस पर भी आना है, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। ये इस तरह का बात नहीं। जहाँ
करना हो वहाँ हो सकता है, विल दिखाने की बात है। देखें पीटीआई को इन्होंने कहा था कि जी चार्टर ऑफ डिमांड दें, हालांकि कभी भी नहीं होता कि मुआहदे से पहले आप जो है ना इन राइटिंग चीज़ें मांग लें, मगर पीटीआई ने फिर भी इन्हें दे दी। अब आगे 7 दिन का टाइम इनके पास है, देख लें, इनको अगर नज़र आता है कि इनके बस में कुछ है, ये उस पर मूव कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड है तो ये बता देंगे, तो स्पीकर साहब को पीटीआई इंटीमेट कर देगी, फिर टीओआर की डिस्कशन पे बैठ जाएंगे। अदरवाइज चौथी जो है ना मुलाकात बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तयशुदा बात है पीटीआई की तरफ से कि चौथी बार अब जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता तब तक नहीं आते आप टेबल पे। अब सर उसका इंडिया बनना नहीं, के बयान से तो बड़ा वाजे हो गया जी इंडिया, ठीक सर, बयान से वाजे हो गया हुकूमत कमीशन नहीं बनाएगी। यानी अब जिस तरह से आप पीटीआई से पहले दौर में कह रहे थे कि आप लिख कर दें, फिर दूसरी दफ़ा मीटिंग हुई उसमें भी आप लोगों ने कहा लिख कर दें, फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने लिख कर दे दिया, तो अब आप लोग भी ये लिख कर दे देंगे उनको कि भाई कमीशन नहीं बन सकता? नहीं देखें, एक तो जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी है वो इसके ऊपर अपना जो लॉ मिनिस्ट्री है, जो लीगल टीम है, उससे राय लेगी और बिल्कुल इसको देखा जाएगा। जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं आज़म नदीर तारड़ साहब ने वो भी वैलिड हैं कि जहां सज़ाएं भी सुना दी गई हों तो वहां आप जुडिशल कमीशन की क्या वक़्त रह जाती है। और जुडिशल कमीशन के देखें अगर उसको बनाना भी है तो उसके क्या टीओआर्स होंगे, क्या वो काबिल कबूल होंगे नहीं होंगे। फिर देखें बात के मेरा अगर आप पर्सनल राय लें तो जुडिशल कमीशन अगर आप बना भी दें तो उसके अंदर ये मुझे तो 100% है कि पीटीआई जो है वो 9 हो या 26 नवंबर हो उसमें गिल्टी होगी, लेकिन इसको लीगल टीम ने देखना है। अब और दीगर जमातें भी हैं, उनकी राय भी आएगी, तो ये सारी चीज़ें जो एक डिस्कशन में जाके फिर रिवर्ट बैक होंगी, तो वो प्रोसेस अभी जारी है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है, जो कि एक लीगल मौक़िफ़ है, वो उन्होंने आज आपको बताया है और वो आपके सामने। सही हसन अयूब साहब, सर ये जो मुलाकातें हो रही हैं खान साहब से और तवील मुलाकातें हो रही हैं, सब जाते हैं, फिर उसके बाद 1-1.25 घंटा वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर साहब की अलग से खान साहब से मुलाकात होती है। हालांकि ये भी 2 रोज़ पहले इत्तलात आई कि खान साहब अली अमीन गड्डापुर साहब से भी बड़े नाराज़ हैं और उनके लिए ये भी कहा कि आप अपने सिर्फ सूबे के मामलात से बाहर निकलें, आप ज़रा आगे की दुनिया भी देखें। तो सर ये जो मुलाकातें हो रही हैं और फिर बैकडोर राब्तों के हवाले से भी अली अमीन गड्डापुर साहब का नाम आता है, तो एक तरफ नाराज़गी भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं, एक तरफ बाहर के मामलात भी खान साहब के देख रहे हैं, तो कोई रिलीफ खान साहब को दिला सकेंगे गंडापुर साहब? नहीं, इसमें रिलीफ क्या दिलवा सकते हैं गंडापुर, लेकिन ये है कि इस वक्त एक जब तक मुज़ाकरात जारी हैं तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और उनके जो पार्टी के लोग हैं उनकी मुलाकातें जारी रहेंगी और अली अमीन गंडापुर की तो मुलाकातें वैसे भी जारी रहेंगी। अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के यानी कुछ हिस्सों के साथ मोहसिन नकवी साहब के साथ राब्ते में हैं और बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात भी अली अमीन गंडापुर साहब ने करवाई है। तो ये मुलाकातें के लिए जो ब्रिज का काम जो है सिम अदा कर रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर अदा कर रहे हैं। और देखिए ना, बात यह है कि अगर आप देखें तो आज इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई, जैसे पीटीआई कह रही है कि बड़ा जो है वो जो इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है बल्कि इंसाफ का कत्ल है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा किरण नाज साहिबा, पूरे मुल्क में कितना बड़ा एहतजाज हुआ है? पूरे मुल्क की तो दूर की बात है, अडियाला जेल के बाहर तक जो है एहतजाज नहीं हो सका। अब ये कह देना कि जी वहां पर बहुत बड़ी नफरी तैनात थी, तो आप यकीन करें कि कोई पुलिस तक भी नहीं थी। पेशावर में यानी मैं तो अडियाला जेल से ठीक जी किधर हुआ? हाँ, पेशावर में 4, 5, 15, 20 लोग निकले हैं सर पेशावर में। चले 4-5 बंदे अगर निकल आए हैं खैबर पख्तूनख्वा जहां पर हुकूमत है, तो 5 बंदों का एहतजाज जो है वो क्या एहतजाज है? टोकन एहतजाज भी नहीं है। तो अगर इतनी बड़ी सजाएं सुनाई गई थी और इसके बावजूद जो है वो वहां पर, जब आपका कमेंट इस पे आ गया, इंटरेस्टिंग बात आपने कर दी है, इसका एक और भी इंटरेस्टिंग पहलू है, मैं उस पर भी जरा बात करना चाह रही हूँ। उमैर साहब, ये क्या होता है सर, खान साहब हो या पीटीआई हो, उनके खिलाफ जैसे ही कुछ होता है, कुछ अभी होता है, तो हम एकदम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर चली जाती है, ये क्या होता है सर?
अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज आपकी क्या पब्लिक की इन्वेस्टमेंट से चलती है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चंद घुसे हुए हैं, कसिनो इकोनॉमी है, गूगल कर लीजिएगा, उसको डिटेल आप देख लें। आपकी उसकी जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन कितनी है, और टैक्स में 1% से ज़्यादा उसकी एनुअली कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में आज आप इन्वेस्टर घुसा दें, सट्टा खेलेंगे, ऊपर ले जाएंगे, जिस वक्त चाहेंगे उसको क्रैश कर लेंगे। बात ये है, मुल्क की अदादो शुमार देखें कि आपके इस वक्त खाने के इस वक्त लोगों को लाले पड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर का क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ हो रहा होता है, उनको कोई सजा हो रही होती है, या इद्दत केस वाला मामला सामने आ जाता है, या फिर फाइनल कॉल नाकाम हो जाती है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है और यहाँ पर कोई कुछ रकम डालकर जो है वो ऊपर ले जाता है इन सारे मामलात को, ऐसा होता है? नहीं, देखिए, जिस तरह भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज आपकी इकोनॉमी की रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। और आप उस तरह से देखें ना कि जी इमरान खान की कन्विक्शन से किसी को खुशी हो रही है, देखें वो खुशी उसी को हो रही है जिसने स्टील का ग्लास पकड़ा हुआ है, उससे बियॉन्ड किसी को खुशी नहीं है। इस वक्त निज़ाम में बहुत सख्त परेशानी है। आने वाले दिन देख लें, 2025 है इमरान खान का साल, और जो इनकी परेशानी है वो और आपको शदीद आने वाले दिनों में नज़र आएगी। सर शॉर्टली मुझे राना साहब इस पे कमेंट कीजिएगा। 1500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, फाइनल कॉल नाकाम हुई थी, स्टॉक एक्सचेंज में 4500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, इद्दत केस में 600 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। क्या होता है सर ये? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर लूं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, और जब वो ऊपर जाती है तो वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को जो है ट्रांसलेट करती है कि उसका क्या सोच है, कि वो क्या देख रही है कि ये कंपनीज आगे जाके कैसे परफॉर्म करेंगी। तो डेफिनेटली जब वो ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हो रहा है। अब ये इसको अब आप इसको सियासी रंग देना चाहें तो जो मर्जी देते रहे, लेकिन ये आपको बता रही है कि आगे लोगों को नजर आ रहा है कि स्टेबिलिटी है। जो ऐसा एक एलिमेंट था इस मुल्क के अंदर जो ना सिर्फ पोलराइजेशन की सियासत करता था, नफरत की सियासत करता था, बल्कि जब वो हुकूमत में था तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 140 पे थी, तो करप्ट तरीन हुकूमत थी। और फिर उसने जो इंतशार फैलाया और जो इंस्टेबिलिटी लेके आया, उसको 14 साल की सजा हो गई है। तो ये मुल्क जो है, इसके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, सूद की शरह। हसन साहब मुझे ये बताइए सर, ठीक सर, क्या वाकई मार्केट समझती है कि खान साहब को सजा या पीटीआई को कॉर्नर करना ये माहौल के लिए बेहतर है, या ये इत्तेफाक होता है जो अचानक से हम देखते हैं किसी भी आम दिन पर पीटीआई के लिए जो एक नागवार दिन होता है उसमें अचानक स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आती है? नहीं, देखिए, पीटीआई जो है अगर सड़कों पर आएगी तो मुश्किलात तो हुकूमत के लिए पैदा होंगी ना। और इन्वेस्टर जो है वो जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई हो तो उसका जो है कॉन्फिडेंस शेक करता है, और जब उनको नज़र आए कि अब जो थोड़ी स्टेबिलिटी होगी तो वो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था, मुझे भी याद आया। जो लोग कहते हैं ना कि जी जैसे शौकत खाना में इमरान खान साहब ने बनाया, जैसे नमल यूनिवर्सिटी बनाई, तो वो दोनों जो है वो ट्रस्ट पर चल रहे हैं, तो ये तीसरा ट्रस्ट बना दिया तो कौन सा जुर्म किया? तो बात ये है कि जो पहले दोनों ट्रस्ट बनाए थे उस वक्त इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, और ये जो ट्रस्ट बनाया है और चैरिटी के पैसे लिए हैं, ये एक बिजनेसमैन से लिए हैं जिसकी पेनल्टी आ रही थी सुप्रीम कोर्ट, जिसकी पेनल्टी ड्यू थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस पेनल्टी में उस पैसे को एडजस्ट किया और उसके एवज उन्होंने ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी ली है, ऐसा पब्लिक ऑफिस होल्डर वो अलाउ नहीं करता था हैसियत वजीर आजम होते हुए हुआ, तो इसलिए फिर सवाल बनता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ। हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, माहिर कानून भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के अहम रहनुमा भी हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सर फैसला जो आया वो ऑब्वियसली पढ़ लिया होगा आपने, नैब ने जो खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं, हुकूमत ने सवाल उठाए, तो क्या फैसले में तमाम जवाबात मिल गए हैं सर? ऐसा है कि ये एक संजीदा केस था या एक संजीदा केस है। इसको फैसला पढ़ने में अब यकीनन टाइम जो है वो दरकार है, और इसको रिकॉर्ड के साथ क्योंकि खाली फैसला नहीं पढ़ना, और रिकॉर्ड में कुछ चीज़ें जो रेफ़र हुई हैं फैसले में उसको रिकॉर्ड के साथ उसकी मुताबिकत भी देखनी है। तो इसको फ़नी तौर पे इसके ऊपर तबसरा करना जो है मेरा ख्याल है कि प्री मैच्योर है, टाइम लगेगा। मगर बहरहाल एक चीज़ संजीदा केस था, और इसकी संजीदगी को देखते हुए
एप्रीहेंड किया जा सकता था कि इसमें कोई ऐसा मसला बन सकता है। गो के दरमियान में पीटीआई के और कहीं और जो है राब्ते इस्तवार हुए थे। अच्छा कामरान साहब, पीटीआई की क़यादत जो है ना सर, वो बड़ी मुतमईन है सर। वो ये समझते हैं कि या तो हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल हो जाएगी या फिर वो बरी हो जाएंगे, माजी के जो 3 केसेस हैं उसकी तरह। आपको क्या लगता है सर? नॉर्मली जो है ये गो की ये केस नैब का है, मगर असूल जो है वो सेक्शन 426 सीआरपी से लेंगे मुअत्तली के लिए। तो मुअत्तली के लिए जो 426 के असूल होंगे तो उसमें एक 14 साल सज़ा है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी 7 साल सज़ा है, वो भी मुश्किल है, मगर उनको खातून होने के नाते शायद कोई बहरहाल उनके लिए कोई ज़्यादा उनको सहूलत मैसर होती है कानून में ख़वातीन को। मगर ये केसेस असूलन जो है वो अपनी लाइन में लगेंगी, और अगर इस प्रिंसिपल को जो जितनी सज़ा है अगर उसको सामने रखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है। अगर उनके वकला ये कह रहे हैं कि मुअत्तल हो जाएंगे, तो मुझे अब शक है कि इतनी जल्दी मुअत्तल नहीं होगा मामला, या इतनी जल्दी जो है इसकी सेटिंग साइड मुमकिन नहीं है। इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप अपनी लाइन में खड़े होते हैं, 14 साल वाला 14 साल की लाइन में खड़ा होगा। उनसे जो पहले वाले केसेस हैं वो उनकी ज़ाहिर है वो डिस्पोजल कि इनको प्रायोरिटी दी जाए तो क्यों दी जाए, ये एक सवाल होगा हायर कोर्ट के लिए, और सस्पेंशन की जाए तो वो क्यों की जाए, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो अल्लाह करे कोई बेहतरी हो, मगर इस वक्त लीगली जो है ना ये कहना कि सज़ा सस्पेंड हो जाएगी या सेटासाइड हो जाएगी इमीडिएटली, ये कहना जो है सर अल-कादिर यूनिवर्सिटी इसको भी का हुक्म दिया है ना अदालत ने, तो सर क्या हमें माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि अदालत के हुक्म पर किसी ट्रस्ट को हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया हो, और अगर फिर हुकूमत ऐसे किसी ट्रस्ट को अपने या यूनिवर्सिटी को अपनी तहवील में लेती है तो फिर उसके साथ आगे क्या होगा कि जो उसके आसपास की ज़मीन है उसे भी हुकूमत अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है? सर बात तो यहाँ पे ट्रस्ट की या और किसी और तरह की नहीं होगी। बात ये होगी कि केस आया इस्टेब्लिश होता है या नहीं होता। अगर केस इस्टेब्लिश होता है तो फिर उसकी कुदरती नेचुरल क्रोली ये होगी उसमें कि फिर जो ना उससे बना क्या या उसके नतीजे में क्या बना, और उसकी फॉरफीचर के जो है वो इम्कानात मौजूद होते हैं। तो बुनियादी तौर पे देखना है कि केस इस्टेब्लिश है या केस इस्टेब्लिश नहीं है। केस अगर इस्टेब्लिश है तो फिर और बात होगी, केस अगर इस्टेब्लिश नहीं है तो दूसरी बात होगी। अल्टीमेटली उसकी इवेंचुअलिटी क्या होगी, उसमें ये बात केस के सबूत के साथ। सर हुकूमत पाकिस्तान की ज़मीन को ले सकती है अपनी तहवील में? अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाए, अगर ये बात वाकई दुरुस्त हो कि ये ट्रस्ट जो बना है या ये ज़मीन जो इनके पास आई है वो नतीजा है किसी इलीगल और करप्ट प्रैक्टिस की, तो उसके नतीजे में फिर उसका जो अल्टीमेट है वो ये ऐसा हो सकता है। भले वो ट्रस्ट के नाम पे आप उसको मुंतकिल कर दें, भले उसको किसी और नाम पे मुंतकिल कर दें, मगर ये फिर अगर ये सारे मामला जो है ना मफरूज़ों पे हैं। बात अगर के साथ मुंसलिक है कि अगर जो है ना ये नतीजा है किसी करप्शन का तो देन और बात होगी, और अगर नहीं है तो फिर बात और होगी। अच्छा सर, इसके बेनिफिशरी थे वो प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब, उनको इश्तिहारी करार दिया गया। क्या इस केस में सर सज़ा हो सकती है उनको? क्योंकि कई सारे लोगों का ये भी मानना है, ये भी कहना है कि वो मुल्जिम नहीं है, क्योंकि ये जो मामला हुआ है ये हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान हुआ है, तो मुल्जिम मलिक रियाज नहीं है। गो कि वो उसमें एक एंड पे कहीं ना कहीं पे मलिक रियाज हैं उसमें, मगर इसमें अगर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है तो वो मलिक रियाज पे तो नहीं है। गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम तो किसी और पे है। गो कि उस इल्ज़ाम के साथ साथ कैबिनेट में कोई डिसीजन जो लिए जाते हैं उसको कुछ तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, मगर ये मामला जो है मलिक रियाज की बजाय जो है वो दुरुस्त या गलत इख्तियार के इस्तेमाल करने वालों के साथ ज़्यादा अटैच मतलब आप ये कह रहे हैं मलिक रियाज शामिल तफ्तीश भी हो जाते हैं तो सज़ा के चांसेस कम है उनके, क्योंकि मामला हुकूमत पाकिस्तान और NCA के दरमियान हुआ, ये तस्वीर भी
मुलजिम न बनता, मलिक रियाज को शायद जो है ना वो इस्तगासा गवाह बनाना चाहता और उसको इस्तेमाल करना चाहता इस मुकदमे में, मगर वो शायद नहीं आए उनके हाथ में। तो शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।